फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। मारवा इंडस्ट्री मीटिंग हॉल। एक एक करके सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। सामने इंटरनेशनल क्लाइंट्स थे और मारवा ग्रुप के बोर्ड के मेंबर्स भी बैठे थे। सीनियर स्टाफ और प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। अनिका अपनी सीट पर बैठी थी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे रोहित बैठता था। जैसे ही जो सीनियर या मारवा इंडस्ट्री के साथ जो देश विदेश से व्यक्ति आए थे, वो भी अनिका को एक पल के लिए देखकर चौंक गए, क्योंकि वही योद्धा, वही बैठने का तरीका, वही आंखों में कॉन्फिडेंस। बस फर्क इतना था कि रोहित की जगह पर उसकी वाइफ अनिका थी, लेकिन सेम सिचुएशन, सेम मीटिंग करने का एटीट्यूड, स्टाइल सब कुछ सेम था, इसलिए उन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसकी मौजूदगी से हमेशा की तरह ही पूरा हॉल शांत हो गया था। कुछ देर बाद कबीर भी अंदर आया और अपनी सीट पर बैठ गया। आज उसने हल्के नीले रंग की शर्ट पहनी थी, जो अभी चेंज करके आया था। साथ ही वह काफी सिंपल थी, लेकिन वह काफी एलिगेटर लग रहा था। लेकिन उस पर बहुत चंद लोगों की ही नजर गई। अनिका अनिका प्रेजेंटेशन स्क्रीन की तरफ देख रही थी, लेकिन जैसे ही कबीर बैठा, उसकी नजर एक पल को उसकी तरफ अपने आप चली गई। बस एक पल, फिर दूसरी बार, फिर कुछ सेकंड, ज्यादा देर तक उसे खुद एहसास हुआ कि वो उसे देख रही है। उसने तुरंत नजर स्क्रीन की तरफ कर ली, लेकिन मन ही मन वहीं अटका पड़ा था कि वह कबीर सिंह की तरफ क्यों देख रहे हैं। कबीर ने नोटिस किया और ही मन मुस्कुरा दिया। मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। एक विदेशी क्लाइंट ने अपनी बात रखी। हम पार्टनरशिप चाहते हैं, लेकिन 15% क्वालिटी क्या होगी और इसकी गारंटी क्या होगी। कमरे में हल्की खामोशी छा गई थी। कुछ लोग एक दूसरे को देख रहे थे। अनिका जवाब देने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही कबीर बोल उठा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई। हम पार्टनरशिप चाहते हैं, लेकिन 15 प्रेजेंट इक्वाली, और या ये कहा जाए इससे ज्यादा भी अमाउंट हम इसमें अपनी डाल सकते हैं। कमरे में हल्की खामोशी छा गई थी। कुछ लोग एक दूसरे को ताक ताक देखने लगे थे, लेकिन अनिका जवाब देने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही कबीर बोल उठा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई थी। 50 नहीं, 5, ओनली 5। सामने बैठा क्लाइंट हल्के चौंका। 5? कबीर ने सिर हिलाया। हाँ, मारवा ग्रुप अपने हर क्लाइंट की वैल्यू समझता है, लेकिन अपनी वैल्यू उससे कम नहीं करता। पूरा हॉल शांत था। कबीर आगे बोला, हम प्रॉफिट सिर्फ आज के लिए नहीं बनाते, हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ में विश्वास रखते हैं। आज अगर हम 15 देंगे तो आने वाले समय में दोनों कंपनियों को बैलेंस बिगड़ेगा, लेकिन 5 दोनों के लिए बेहतर रहेगा। उसने स्क्रीन में प्रोजेक्ट ग्रोथ चार्ट दिखाने लगा। मैं गारंटी देता हूँ, 1 साल बाद आपकी कंपनी वैल्यू आज से कहीं ज्यादा होगी। हॉल में बैठे सभी लोग अपनी बात सुन रहे थे, पूरा ध्यान से, यहाँ तक कि क्लाइंट भी। कभी रुका, फिर हल्का मुस्कुराया। बाकी फैसला आपका। कुछ सेकंड खामोशी रहे और फिर सामने बैठे क्लाइंट ने मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ा दिया। डील फाइनल। हॉल में तालियां गूंज उठी। मारवा टीम के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ उठी थी। चिराग मुस्कुरा दिया। आज पहली बार था जब चिराग कबीर सिंह की किसी बात पर खुश हुआ था। नहीं तो जब से कबीर सिंह आया था, उसका बस चलता तो वह कल सी उसकी बत्ती सी तोड़कर उसे इस ऑफिस में से निकाल सकता था। लेकिन ये सब अनिका की बदौलत था, कि अनिका नहीं चाहती थी कि कबीर सिंह यहाँ से जाए, क्योंकि उसे एक अलग सा अट्रैक्शन उसके साथ हो चुका था। वहीं बाकी बोर्ड मेंबर्स भी संतुष्ट थे, लेकिन अनिका, वो सिर्फ कबीर को ही देख रही थी। जिस तरह वो बोल रहा था, जिस तरह वो डील पलटी, जिसे कॉन्फिडेंस के साथ कबीर ने अपनी बात को रखा, वो सब अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था। बहुत जाना पहचाना। कबीर ने जैसे ही बैठने से पहले उसकी तरफ देखा, दोनों की नजरें मिली। कबीर हल्का सा मुस्कुरा दिया। वहीं कबीर को कुछ ऐसा लगा जैसे उसने कुछ ज्यादा ही बात को अपनी को
सभी के सामने रख दिया। फिर वह सभी को सॉरी बोलकर चेयर पर बैठने लगा, जैसे पूछ रहा हो कैसा लगा। अनिका ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में जवाब था। मीटिंग खत्म हुई, लोग बहुत बाहर जाने लगे। चिराग क्लाइंट को छोड़ने चल आ गया। हॉल खाली पूरी तरह से होने लगा था। अनिका अपनी फाइलें समेट रही थी, तभी पीछे से आवाज आई, तो मैम। वो पलटी। कबीर उसके ठीक पीछे खड़ा था। अब तो लंच बनता है। अनिका हल्का मुस्कुराई। तुम्हें हर बात के बाद खाना क्यों याद आता है? क्योंकि डील जीतने का सेलिब्रेशन तो बनता है ना मैडम। और वैसे भी, वो थोड़ा झुक कर बोला, आज तुम मना नहीं कर सकती मैडम। अनिका चाहकर भी मुस्कुराहट को रोक नहीं पा रही थी। ठीक है, चलो। कबीर के चेहरे पर बच्चे जैसी खुशी आ गई थी और मन ही मन उससे खुद से कहा, अनिका तुम हर बार इतनी आसानी से मेरी बात मान कैसे लेती हो? लेकिन उसके चेहरे पर बस वही मासूमियत मुस्कान थी। और अनिका आप भी समझ नहीं पा रही थी। वो कबीर की बात मान रही थी या अपने दिल की बात, ये तो शायद अनिका भी नहीं जानती थी। वही अब मीटिंग हॉल पूरी तरह से लगभग खाली हो चुका था। एक एक करके सभी लोग बाहर जा चुके थे। बड़ी स्क्रीन बंद हो चुकी थी, फाइलें समेटी जा चुकी थी। लेकिन फिर भी उस विशाल हॉल के बीच दो लोग अब भी वहीं थे, अनिका और कबीर से। अनिका की नजरें अब भी कबीर पर टिकी थी, क्योंकि कबीर ने अपनी बातों को पूरा कर दिया था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था वह उसे इतने गौर से क्यों देख रही थी, जैसे हर बार कुछ नया ढूंढ रही हो और हर बार कुछ पुराना पा रही हो। कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहा, मैम। अनिका जैसे ख्यालों से बाहर आई। कबीर उसके थोड़ा करीब आया। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर इतनी देर से मुझे आप देखे क्यों जा रही हो? कबीर ने अपने दोनों हाथ करोस में कर लिए और अपना टेढ़ा सा फेस करके अनिका की तरफ देखने लगा। अनिका चुप थी। कबीर हंस पड़ा। मैम कब से तुम्हें देख रहा हूँ और तुम हो कि पलक झपकाने का नाम ही भूल गई हो। अनिका तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी। तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचते? हाँ हाँ सोचता हूँ, कबीर बोला। लेकिन अब भी मैं अपने बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। उसकी आवाज धीमी थी, सीधे दिल तक उतर रही थी। अनिका ने पहली बार महसूस किया उसके दिल की धड़कन सच में तेज हो चुकी थी। कबीर ने बात बदल दी। चले कहाँ? अभी तो बताया था मैम, लंच के लिए। अनिका को याद है, हाँ हाँ हाँ, कह चुकी। अगर तुम भूल गई हो तो मैं फिर से याद दिलाता हूँ। अगर फिर भूल जाओगी मैम तो मैं फिर से याद दिला दूंगा। वही अनिका कुछ सोच में गुम हो जाती है। तभी कबीर सिंह कहता है, अभी पीछे हटना अलाउड नहीं है। अनिका ने हल्का सा सांस छोड़ दी। ठीक है। कबीर मुस्कुराया। मैं नीचे पार्किंग में वेट कर रहा हूँ, जल्दी आना। वह वहां से चला गया। पीछे रह गई सिर्फ अनिका अपने कैबिन में और अपने ही दिल से सवाल करती हुई, मैं क्यों जा रही हूँ उसके साथ और मैंने क्यों मना नहीं किया? क्यों वो इतने परफेक्ट तरीके से रोहित की तरह मीटिंग को पूरी तरह से अपने अंडर ले चुका? क्योंकि उसकी बातें हर बार मान लेती हूँ। लाखों सवाल फिर से अनिका के दिमाग में इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे। 20 मिनट बाद मारवा इंडस्ट्री की पार्किंग लॉट में एक सिल्क ब्लैक लग्जरी कार के पास कपीर टिक कर खड़ा था। हाथ में कॉफी थी, चेहरे पर वही इंतजार था। तभी उसने देखा कि अनिका बाहर आ रही है, ब्लैक कॉटन शर्ट और व्हाइट ट्राउजर के साथ, खुले बाल, हल्की गोल्ड कलर की घड़ी और बिना किसी कोशिश के भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। कबीर कुछ पल उसे देखता रह गया, फिर खुद से बुदबुदाते हुए बोला, आज तो सच में सांस रोकने की वाली लग रही हो तुम अनिका। कबीर, हाँ। वो मुस्कुराया। हाँ, वरना मैं तुम्हें ऐसे ही देखता रह जाऊंगा। अनिका ने उसकी तरफ देखा। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैंने कहा चले। कार शहर से बाहर निकल रही थी। हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। शीशों पर पानी की बूंदें बह रही थी। अंदर धीमा म्यूजिक चल रहा था। दोनों चुप थे, लेकिन वो चुप्पी अजीब नहीं थी। अनिका पास आई। कबीर, हाँ। बैठे? वो मुस्कुराया। हाँ, वरना मैं तुम्हें ऐसे देखता दिखता रह जाऊंगा। अनिका ने उसकी तरफ देखा। क्या कहा तुमने अभी? कुछ नहीं अनिका, मैंने कहा चले। हाँ। कार शहर से बाहर निकल रही थी। हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। शीशों पर पानी की बूंदें बह रही थी। अंदर धीमा म्यूजिक चला हुआ था। दोनों चुप थे, लेकिन वो चुप्पी अजीब नहीं थी, सुकून वाली थी। कुछ देर बाद अनिका ने पूछा, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? किडनैप तो नहीं कर रहे हो मेरा? अनिका मुस्कुरा दी।
फनी, तुम्हें हंसी, मिशन सक्सेसफुल। अनिका ने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन होठों की मुस्कान छुप नहीं सकी। कुछ देर बाद कार का आप रूफ टॉप हटा और शहर के नीचे रोशनी की चमक आने लगी। ऊपर हल्की हवाएं चल रही थी। कोने की प्राइवेट टेबल, चारों तरफ फेयर लाइट्स थी। टेबल पर सफेद फूल रखे थे और बीच में मोमबत्ती थी। अनिका रुक गई। तुमने ये सब अरेंज कैसे किया? क्यों? कबीर ने उसकी तरफ देखा और कुर्सी खींची। क्योंकि तुम सब डिजर्व करती हो। अनिका धीरे से "हम्म, ठीक है।" कुछ पल दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। फिर खाना आया और कॉफी, पास्ता और अनिका की पसंद की डार्क चॉकलेट मौस। अनिका चौंकी। तुम्हें कैसे पता? कबीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, बस पता है। लेकिन उस जवाब ने अनिका के अंदर फिर से हलचल पैदा कर दी थी। ये कैसे पता? वो वही टेस्टर और वही जगह पर हम क्यों आए जहां अक्सर मैं रोहित के साथ यहाँ पर आती थी, जो रोहित हर बार उसके लिए ऑर्डर करता था। अनिका ने कबीर की तरफ देखा। वो आराम से कॉफी की पीना स्टार्ट कर देती है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था, कुछ ऐसा जिसे वो छुपाना चाहती थी। तुम खुश हो? कबीर ने अचानक पूछा। अनिका उसकी तरफ देखने लगी। क्या? हाँ। जिंदगी में अनिका ने जवाब देने में वक्त लिया। पता नहीं। और तुम? कबीर हल्का मुस्कुराया। मैं तब खुश हो जाता हूँ जब तुम मुस्कुराती हो। अनिका का हाथ कॉफी कप की पर ही रुक गया। उसने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। वहां मजाक नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। हवा तेज चलने लगी थी। मोमबत्ती की लो हिल रही थी, लेकिन उन दोनों के बीच का पल वही थम सा गया। कबीर धीरे धीरे आगे झुका। तुम्हें आंखों में बहुत सवाल है अनिका। अनिका की सांसें अटक गई थी। और तुम्हारे पास जवाब है क्या? कबीर हल्का मुस्कुराया। शायद ना, तो बताते क्यों नहीं? और है तो क्योंकि कुछ जवाब वक्त देता है और कुछ वो रुक गया, कुछ दिल खुद ढूंढ लेता है। अनिका उसे रुकते देखते हुए उसे पहली बार लगा कि शायद वो कबीर के सामने हार गई है, अपनी सोच से, अपने सवालों से और शायद अपने दिल से भी। उसी वक्त हवा का दिल और तेज जोड़ा दिया गया। अनिका के बाल चेहरे पर आ रहे थे। कबीर ने बिना कुछ कहे हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से बाल पीछे किए। उसकी उंगलियां हल्के से उसके कान के पास छू गई। अनिका सांस अटक गई थी। कबीर भी कुछ पल वहीं ठहरा रहा। दोनों बहुत करीब थे, इतने करीब कि दोनों की सांसें एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। लेकिन फिर कबीर खुद को पीछे हटा देता है और कोल्ड कॉफी लेने के लिए चला जाता है और दोनों हंस पड़े। लेकिन दोनों जानते थे आज सिर्फ कॉफी नहीं, कुछ। रात का समय था। चारों तरफ समुंदर की लहरों की आवाज गूंज रही थी। आसमान बादलों से भरा था। बीच टापू पर जलती आग के सामने 3 छोटे साई बैठे थे। साथ में चारों तरफ कुछ व्यक्ति भी तैनात थे। आर्यन, अलेक्जेंडर और रिया। उनके सामने वही विशालकाय अजगर कुंडली मारकर बैठा था। उसकी चमकती आंखें अंधेरे में साफ दिख रही थी, लेकिन अब वह खतरनाक नहीं लग रहा था, क्योंकि अलेक्जेंडर ने उसे अपने इशारे पर शांत कर रखा था। रिया ने आगे देखते हुए फिर अलेक्जेंडर और आर्यन की तरफ देखा। रिया ने आग में लकड़ी डालते हुए पूछा, अलेक्जेंडर, ये सच में तुम्हारी बात कैसे मानता है? अलेक्जेंडर हल्का सा मुस्कुराया। मैंने इसे कंट्रोल नहीं किया है, इसने मुझे चुना है। आर्यन ने भुआई चढ़ाई। मतलब ये कि अलेक्जेंडर ने बताया। अजगर के सिर पर हाथ फेरा। इसे पता चलता है कि हम दुश्मन नहीं हैं, हम दोस्त हैं। तभी अजगर अचानक से अपना सिर उठाकर घने जंगल की तरफ देखने लगा। उसकी जीभ तेजी से बाहर आई। रिया तुरंत खड़ी हो गई। कुछ है वहाँ। आर्यन ने टॉर्च उठा ली। चलो। तीनों उसके पीछे जंगल के अंदर बढ़ने लगे थे। रास्ता घना था, गीली मिट्टी थी, टूटे पेड़ थे, हवा में नमक की गंध भी थी। अजगर आगे आगे रास्ता देखा रहा था। कुछ मिनट बाद वहाँ एक बड़ी चट्टान के सामने आकर रुक गया। चट्टान पर काई जमी हुई थी, लेकिन उसके बीचों बीच लोहे का एक पुराना गोल दरवाजा आधा दबा हुआ था। रिया की आंखें फैल गई। ये क्या है? आर्यन ने झुक कर देखने लगा। दरवाजे पर जंग लगा हुआ था।
फिल्ट्री कोड लिखा हुआ था, फैकल्टी 09 रेजिस्टिंग एक्सेस। अलेक्जेंडर ने धीरे से बोला, ये कोई बंकर हो सकता है। आर्यन ने मिट्टी हटाई। एक पुराना, थोड़ा टूटा सा, लेकिन उसके बगल में प्लम स्कैनर अब भी था। रिया ने कहा। इतने साल बाद भी आर्यन की नज़रें चमक उठी। अगर अंदर बैकअप पावर है तो हो सकता है। उसने अपनी वेस्ट बैंड जैसे मिनी डिवाइस निकाला और एक पोर्टेबल एनर्जी इंजेक्टर दिखाया। उसने तार प्लम को स्कैनर से जोड़ा। कुछ सेकंड बाद फिर अचानक से बीप बीप करने लगा। वहीं उसके पीछे अब वहाँ पर अब्दुल भी आ चुका था और साथ में जॉन भी। नीली रोशनी जल उठी थी। लोहे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। ये देखकर वो भी हैरान थे, क्योंकि वह इस साइड नहीं आए। लेकिन पता नहीं क्यों अजगर अचानक से वहाँ पर गया, मानो उसे कुछ महसूस हुआ हो। वहाँ पर कोई था। अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर आया और साथ में पुरानी मशीनों की गंध। तीनों एक दूसरे को देखने लगे, फिर अंदर चले गए। अंदर अंधेरा काफ़ी था। दीवारों पर पुराने वायर लटके थे। सबसे आगे जॉन अपने कदम बढ़ा रहा था। जैसे जैसे अजगर चढ़ रहा था, जस्ट उसके पीछे जॉन, फिर अब्दुल और फिर तीनों बच्चे। दीवारों पर पुरानी कुछ चीज़ें भी लटकी हुई थी। टूटे मैस्चर, स्टील के कॉरिडोर और जंग लगे वायरिंग सिंक्स। रिया ने फुसफुसाकर कहा, ये जगह इतनी पुरानी क्यों है और आज से पहले हमें क्यों दिखाई नहीं दी? लेकिन पूरी तरह से डेड नहीं है, आर्यन ने कहा, क्योंकि सामने एक बड़ा सा सर्वर रूम भी था। सैकड़ों पुराना ये सर्वर रैक्स, कुछ बंद, कुछ अब भी ब्लिंक लाइट्स के साथ। अलेक्जेंडर ने दीवार छुई। यहाँ पावर अब भी है। रिया की नज़र सामने दीवार पर पड़ी। अचानक पूरी दीवार नीली रोशनी से चमक उठी थी और हवा में एक होलोग्राफी मैप खुल गया। पूरा टापू ऊपर से 3D प्रोजेक्ट में था। तीनों स्तंभ रह गए थे, क्योंकि ऊपर जितना भी टापू, जंगल और वो समुद्र का एरिया था, वो सारा यहाँ पर 3D प्रोजेक्टर पर देखा जा सकता था, बिल्कुल आसानी से, मानो उन पर कोई नज़र रखे हुए था। तीनों हैरान थे। मैप में सिर्फ टापू नहीं था, बल्कि उसके नीचे अंडरग्राउंड टनल बने हुए थे और बीच में एक बड़ा सा रेड मार्केट चैम्बर भी था। नाम चमक रहा था, प्रोजेक्ट शैडो वेलवेट। आर्यन की सांसें अटक गई। ये प्रोजेक्ट शैडो क्या है? रिया धीरे से बोली, ये किसका है? तभी एक पुराना टर्मिनल एक्टिव हुआ और स्क्रीन फिर से फ्लैक होने लगी। फिर टेक्स्ट आया, आइडेंटिटी रिक्वायर्ड। आर्यन ने कीबोर्ड स्टार्ट किया, पुरानी कीज दबाई। अचानक स्क्रीन पर कुछ एनर्जी टाइप या फिल्स होने लगे थे और फोल्डर्स, डिटेल्स, कंडक्टर एंड कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग सारी सीरीज आने लगी और फिर एक नाम आया। रिया ने पढ़ा, आर मल्होत्रा। अलेक्जेंडर आगे बढ़ा, ये रोहित मल्होत्रा, आर मल्होत्रा, मतलब ये हमारे डैड का है, यानी कि रोहित मारवा। लेकिन मल्होत्रा क्यों लिखा हुआ है? अगर मल्होत्रा है तो आर कौन है? और तभी तीनों बहन भाई अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाते हैं, क्योंकि मल्होत्रा हाउस में सिर्फ उसके मामा, उसकी मासी एंड नाना नानी, अंजलि और किशन, क्रिश एंड श्वेता, ये सभी हैं, और बूढ़ी नानी माँ। इसके अलावा कोई नहीं है। तीनों एक साथ चुप हो गए। फिर अगली फाइल खुली, सब्जेक्ट ए, अनिका। रिया की उंगलियां कांप गई। ये तो मोम है। आर्यन तेजी से फाइल खोलता रहा। स्क्रीन पर डाटा स्क्रॉल होता गया। वहीं दूसरी तरफ टापू के सबसे ऊंचे पथरीले हिस्से में घने पेड़ों की आड़ में बूढ़ा किंग ये सब देख रहा था, क्योंकि उसने अपना घर, जहाँ पर पेड़ों काफ़ी मात्रा में थे, उन पेड़ों पर ही अपना घर बनाया हुआ था। उसकी गहरी आंखें दूर उस अंडरग्राउंड गुफा के प्रवेश द्वार पर टिकी हुई थी, जहाँ अभी अभी बच्चों ने अंदर एंट्री की थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से पता था बच्चे यहीं तक पहुँचेंगे। और सच भी यही हुआ। बच्चों को वहाँ तक पहुँचाने वाला कोई और नहीं, खुद बूढ़ा किंग ही था। पिछले कई दिनों से वे परछाई की तरह उनकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए था। कभी जंगल की ऊंचाइयों से, कभी समुद्र के किनारे की चट्टानों के पीछे, कभी अपने लोगों की उनकी सुरक्षा में लगाए रखे थे। जब से रोहित बच्चों को इस टापू पर छोड़कर गया था,
तभी उसने बूढ़े किंग को एक वादा लिया था, एक ऐसा वादा जो आज तक बूढ़ा किंग निभा रहा है, मेरे बच्चों की रक्षा, उनकी नज़रों से दूर रहकर। रोहित के ये शब्द आज भी बूढ़े किंग के कानों में गूंज रहे थे और बूढ़े किंग ने बिना एक पल सोचे ही उसे वादा किया था। तब से वह बच्चों की देखरेख कर रहा है, बिना सामने आए, बिना अपनी मौजूदगी जताए, क्योंकि वह जानता था अगर बच्चे खुद को अकेला समझेंगे उनकी असली स्वभाव बाहर आएगा, उनकी बुद्धि डेवलप होएगी, उनकी क्षमता डेवलप होएगी, उनकी इंटरेस्ट ऑर्गन्स भी काफ़ी उत्तेजित होंगी। वो बिल्कुल वैसा ही उभार कर सामने आएंगे जैसा रोहित और अनिका आए, जैसा स्वाति मल्होत्रा थी, जैसे कभी अनिका और रोहित के भीतर आई थी। बूढ़ा किंग ये कभी नहीं चाहता था कि अनिका और रोहित के बच्चे साधारण बच्चों की तरह बड़े हों। नहीं, वे साधारण थे ही नहीं तो साधारण बच्चों की तरह कैसे रहें, क्योंकि आने वाले भविष्य में भी उन्हें उन सब चीज़ों का सामना करना है जो उनके मॉम डैड कर रहे हैं। उनकी नसों में वही खून दौड़ रहा है जो दुनिया बदलने की ताकत रखता है, और इसलिए उसने उस पुराने अंडरग्राउंड चैम्बर के भीतर कई पहेलियां छोड़ दी, कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, कुछ रास्तों से, कुछ उनके अतीत से, ताकि बच्चे सुलझाएं और खुद सोचें, खुद अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को पहचानें। वही उस अंडरग्राउंड गुफा के भीतर जहाँ बच्चे अब अप डाउन सर्वर रूम में थे, होलोग्राफ मैप्स और हिडन स्टीलेट और स्ट्रीमल मिल चुके थे। असल में वही बूढ़े किंग अपने कुछ सबसे भरोसेमंद लोगों के साथ रहता था। वह जगह बाहर से वीरान जरूर दिखती थी, लेकिन भीतर वह एक हिडन बेस था जहाँ टनल और मॉनिटर स्क्रीन थी। हर हिडन कैमरे बच्चों के नज़र रखे हुए थे। बच्चे जो कुछ भी करते, देखते, सोचते, तकरीबन सभी चीज़ें बूढ़े किंग तक पहुंच जाती। बूढ़ा किंग सब देख रहा था, यहाँ तक कि अजगर भी। वह विशालकाय अजगर भी उसी जगह पर पहरा दे रहा था। लेकिन आज जब उसने अलेक्जेंडर को शांत भाव से उसके सामने खड़ा देखा, फिर अजगर को उसके इशारे पर झुकते देखा, तो पहली बार बूढ़े किंग की आंखों में आश्चर्य उतर आया था। उसने धीमे से कहा, जैसे रोहित ने कहा था वैसे ही हुआ। उसके पीछे खड़ा एक आदमी पूछा, सरदार, क्या अब हमें बच्चों के सामने आ जाना चाहिए? बूढ़े किंग ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, अभी नहीं, अभी और जानना है अपने बारे में, अपने मॉम डैड के बारे में, उस सच के बारे में जिसे इतने सालों से उसे उनसे छुपाया गया है। उसकी नज़रें मॉनिटर स्क्रीन पर टिकी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली। क्या रोहित, क्या कबीर एक ही हैं? क्या होगा अनिका की डेट पर? क्या बूढ़ा किंग नेक्स्ट चाल क्या चलेगा? क्या बच्चे समझ पाएंगे पहेलियों को? सब चीज़ों के सवालों के आंसर आपको मेरी स्टोरी में मिलेंगे, इसलिए दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर ज़रूर बताएं आपको स्टोरी कैसी लग रही है, और अपने शुभ विचार ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर पूछें या बताएं। थैंक यू।